नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ आज शाहगढ़ बाजार से जनसंपर्क शुरू किया। उसी समय एक मां ऑटो से उतर कर लिपट कर रोने लगी। मां ने अपना दर्द और अपनी समस्या बताया। निरहुआ ने माता जी का नंबर लेते हुए उनकी सारी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। निरहुआ ने कहा कि आज आजमगढ़ मेरा है, आजमगढ़ की समस्या भी मेरी है। मैं सदैव आजमगढ़ की जनता के लिए समर्पित हूँ। विलेसा चौराहे पर सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी के द्वारा और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में निरहुआ का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं रानी की सराय बाजार स्थित प्राचीन मंदिर में जाकर दर्शन पूजन कर निरहुआ ने कहा कि लोगों के उत्साह प्रेम को देखकर यह तय हो गया है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है, परिवारवाद का अंत होगा। आज भी निरहुआ का जोरदार स्वागत कई जगहों पर किया गया। हमारा राजा हमारा जान बचावा, हमर एगो हमर लड़की का चाची हम देखा। अरे भीमा यादव प्रधान से मिलिया कर दिया कि मौर्या जी से बात के लिए आपके हम जाना थी वकील साहब, हम आपके गाड़ी पर गए भैरव बाबा। अरे ठीक है चाची, हम बात करते हैं। हमारा फोन नंबर ले रहा। दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बुराड़ी क्षेत्र में महर्षि श्री मुरलीधर व्यास जी के सानिध्य में राष्ट्रीय कामधेनु गौ कथा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। आपको बता दें, परम कृपालु गौपालक भगवान श्री कृष्ण के असीम अनुकंपा से सर्वजनहिताय राष्ट्रीय कामधेनु गौ कथा महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 9-10 जून को जयंत वाटिका में किया गया था। आपको बता दें, इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय संत महर्षि मुरलीधर व्यास के सानिध्य में जय भारत फाउंडेशन द्वारा विश्व मानव परमार्थ एवं ट्रस्ट स्थानीय मान्य गौ भक्त परिवारों के सहयोग व योगदान फलस्वरूप किया गया। 9 जून को इस पावन गौ कथा कार्यक्रम का आरंभ कलश यात्रा जो नथुपुरा से हनुमान मंदिर से निकलकर कलश यात्रा स्थापना कथा पंडाल में की गई। तत्पश्चात गणेश वंदना, गौ पूजा, गणेश वंदना पर सांस्कृतिक नृत्य गौ कथा आरती से किया गया। आपको बता दें, इस पावन सर्वजन हिताय राष्ट्रीय कामधेनु गौ कथा महोत्सव कार्यक्रम में दिल्ली प्रांत प्रमुख, राष्ट्र सेवा समिति धर्म रक्षा प्रमुख पूनम गौड़ के नेतृत्व में इस महोत्सव को भव्य रूप दिया गया। इस विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय कामधेनु गौ कथा महोत्सव का आयोजन मुख्य उद्देश्य हमारे सनातन धर्म में गौ माँ के विशेष स्थान, योगदान और महत्व से जन जन को अवगत कराना था। आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ के समर्थन में उत्तर प्रदेश के खेल व युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश यादव ने नगर क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और निरहुआ के लिए जनता का समर्थन मांगा। खेल व युवा कल्याण विभाग मंत्री गिरीश यादव निरहुआ के नामांकन के बाद आजमगढ़ में ही डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता का अपार स्नेह व समर्थन भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ को मिल रहा है। इस बार आजमगढ़ की जनता दिनेश लाल यादव और निरहुआ को जिताकर लोकसभा में आजमगढ़ से भी भाजपा के सांसद के रूप में एक जन प्रतिनिधि भेजने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विकास और जन कल्याण का जो कार्य किया है, उसके दम पर हम यह उपचुनाव जीत रहे हैं। आजमगढ़ की जनता जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने जा रही। इस बार सभी समीकरण भाजपा के पक्ष में है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस लोकसभा के उपचुनाव में मैं आजमगढ़ की सम्मानित जनता से अपील करता हूँ, आने वाले 23 तारीख के दिन कमल के सामने वाली बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ भारी मतों से जितावे। निश्चित रूप से आजमगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा, विकास की गति तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी। ये यहाँ की सम्मानित जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ।
आजमगढ़ से दिखा रहे हैं जहाँ पर भोजपुरी फिल्म नेता प्रवेश लाल यादव व नीलम गिरी ने निरहुआ के लिए जम संपर्क किया है। आपको बता दें आजमगढ़ नगर में आज लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए उनके छोटे भाई भोजपुरी फिल्म अभिनेता प्रवेश लाल यादव अभिनेत्री नीलम गिरी ने जनसंपर्क किया। बड़ा गणेश मंदिर में पूजन अर्चन के बाद नगर में निकले, जहां लोगों का अपार जन समर्थन मिला और लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की बात कही। वहीं सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी रही। बड़ा देव मंदिर के पास पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। क्या नाम है और किस तरह की कैंपेनिंग कर रहे हैं आप अपने भाई के लिए? नमस्कार आजमगढ़ की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं प्रवेश लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का छोटा भाई हूं, जो कि यहाँ के अभी प्रत्याशी हैं भाजपा से। और मैं नामांकन से यहाँ पे घूम रहा हूँ और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब समय बदलने वाला है, आजमगढ़ बदलने वाला है। क्योंकि पहले जो बात थी वही बात नहीं है। आप लोग को भी पता है कि पहले अखिलेश भैया जीत गए थे, जीतने के बाद लगभग 2-2.5 साल बाद चले गए। 2-2.5 साल में कुछ हुआ भी नहीं और खामखास समय बर्बाद हुआ। तो मेरी समझ से अब 1.5 साल बचा है, 2 साल बचा है, वो हमारे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को मौका दीजिए, हमको दीजिए मौका, भाजपा को मौका दीजिए, ताकि हम कुछ करके दिखाएं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर हमें एक बार जरूर मौका देंगे। किस तरह की कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने भाई को चुनाव जिताने के लिए? बस सिर्फ हम कैंपेनिंग कर रहे हैं विकास के लिए, आजमगढ़ के लिए। कि आजमगढ़ से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मैं 2007 से यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ, तो लगभग 15 साल हो गया मुझे आजमगढ़ से जुड़े हुए। तो मैं आजमगढ़ को देख रहा हूँ, लेकिन आजमगढ़ को जितना बदलना चाहिए था, जितना बनना चाहिए था, मेरी समझ से नहीं बना। जितना कि बनारस डेवलप किया, जितना कि हमारे बड़े भाई सांसद रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद हैं, गोरखपुर आज जाके देखिए तस्वीर ही बदल गई। तो ये तब होगा जब हम अपने आदमी को, उस आदमी को जिताएंगे जिसको कि वहाँ से इमोशन होगा। हमारे भाई दिनेश लाल यादव, चाहे हम हैं, चाहे आजमगढ़ का कोई भी आदमी, उससे आजमगढ़ से जितना इमोशन होगा वो सैकड़े वाले को नहीं हो सकता है। क्योंकि वो एक बार आएंगे, जीत के चले जाएंगे, फिर कभी दिखेंगे नहीं। और हम हारने के बावजूद भी पूरे टाइम यहाँ पे रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ रहे हैं और रहेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि एक मौका हमें दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। क्योंकि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। आपको मुबारकपुर से दिखा रहे हैं जहाँ पर मुबारकपुर पुलिस ने 70 किलो गांजा संग 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें मुबारकपुर पुलिस चेकिंग के दौरान आज अलीनगर चौराहे से हुंडई कार सवार 3 गांजा तस्करों को पकड़ लिया है। पुलिस ने उसके पास से 70 किलो अवैध गांजा, 4 मोबाइल, एक अवैध असलहा व कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी श्री शैलेंद्र लाल ने बताया कि मुबारकपुर पुलिस को मुखबिर की सूचनाओं के दौरान मिली सूचना की जानकारी जीयनपुर की तरफ से एक हुंडई कार में गांजा तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अलीनगर चौराहे के पास घेराबंदी करते हुए हुंडई कार सवार 3 तस्करों को दबोच लिया। पकड़े गए तस्करों ने अपना नाम गोरखपुर के बढ़लगंज निवासी सौरभ प्रताप सिंह, रामकुंवर सिंह, असम राज्य के उदालगुड़ी निवासी गौतम दास पुत्र धनंजय दास, उदालगुड़ी निवासी दहतुन नारजारी पुत्र नंदा नारजारी बताया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हुंडई कार में 70 किलो गांजा व 4 मोबाइल व आरोपित सौरभ प्रताप सिंह के पास एक तमंचा व 2 कारतूस भी बरामद किया। क्या कुछ कहा शैलेंद्र लाल एसपी सिटी ने, सुनिए। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में अलीनगर चौराहे के पास से एक इयोन गाड़ी आती नज़र आई, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसमें से 70 किलो गांजा बरामद किया। इसमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें सौरभ, गौतम दास और दैतुन। इसमें से 2 आदमी आसाम के रहने वाले हैं और सौरभ है ये गोरखपुर का रहने वाला है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये माल कहाँ से आ रहा था और खपत होने के लिए किन किन लोगों को डिस्प्यूट किया जाना था। जो भी इस पूरे रैकेट से जुड़े हैं सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी जाएगी और इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा जो इन्होंने अवैध रूप से अर्जित करी है और जो भी इनके द्वारा संपत्ति बनाई गई है। अच्छे कार्य के लिए पुलिस टीम
को 10,000 रुपये के इनाम की संस्तुति की गई है। कहाँ से लेके आ रहे हैं सर? ये विस्तृत पूछताछ इनसे और की जा रही है। ये इतना जानकारी है, गोरखपुर से लेके आ रहे थे, तो खपत इनकी होनी थी, मुबारकपुर क्षेत्र में होनी थी। इसमें और डिटेल से जैसे संज्ञान में आएगा, बाकी सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मार्केटिंग वैल्यू कितनी होगी? 70 किलो है ये। अप्रॉक्सीमेटली कितने का होगा ये? लगभग 10 लाख के आसपास का उसको होना चाहिए। क्या क्या बरामद हुआ इनके पास से? इनके पास से तमंचा बरामद है, गाड़ी जो इयॉन आ रही थी वो बरामद है, और 70 किलो आपका सामान बरामद है, गांजा बरामद। से है जहां कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने मीडिया को जानकारी में बयान में बताया कि आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून 2022 को ईडी की नोटिस पर दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय जाएंगे। सरकार के दबाव में ईडी द्वारा राहुल गांधी को परेशान करने के लिए गलत ढंग से कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इस कृत्य के विरोधास्वरूप उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 13 जून 2022 को ईडी कार्यालय पर पैदल कर मार्च करेगी और बीजेपी सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पर अपना दर्ज विरोध कराएगी। पैदल मार्च के लिए आजमगढ़ कांग्रेस के लगभग 500 कार्यकर्ता लखनऊ रवाना होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार अपने विरोधियों को डराने एवं परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी का गलत ढंग से दुरुपयोग कर रही है और चाहती है कि विरोधी बीजेपी सरकार के सामने घुटने टेक दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे डरने वाली नहीं है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा सावरकर के गलत नीतियों का विरोध करती रही है और करती भी रहेगी। खबर भदोही से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला कल्याण के प्रति चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं, बालिकाओं एवं मध्य सशक्तिकरण का विश्वास वातावरण बनाए के उद्देश्य से जनपद में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु बालिकाओं, छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाए जा रहे हैं पुलिस की सुरक्षा संबंधी विभिन्न महिला हेल्पलाइन 1090, यूपी 112, हेल्पलाइन नंबर 1076 आदि के बारे में जागरूक किया गया तथा उपस्थित सभी महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं को किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल उक्त दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके पुलिस को सूचना के लिए बताया गया। सभी बालिकाओं, महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर का निर्भीक होकर उपयोग करने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने क्षेत्र में कार्य करने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा आसपास बेवजह घूम रहे युवकों, स्वादों से पूछताछ कर चेतावनी देकर तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर थाना मड़ियाहू पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत सोईथा मजार के पास से आबकारी दुकान के सेल्समैन के साथ हुई मारपीट व लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से लूट का कुल 64,400 रुपया, 2 कट्टा व 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर लिया। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के अजय साहनी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं रोकथाम के दृष्टिगत चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में किशोर कुमार चौबे द्वारा हमराही पुलिस बल के साथ सहयोग के मुखबिर की खास सूचना पर लूटे गए रुपये का बंटवारा कर रहे थे। अभितगढ़ के कब्जे से सेल्समैन के पास से लूटा गया कुल 64,400 रुपया पुलिस ने बरामद कर लिया है और सभी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 10 जून को थाना मड़ियाहू क्षेत्र में एक आबकारी की दुकान के 2 सेल्समैन जब दुकान के कलेक्शन का पैसा लेकर जौनपुर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान लगभग 9 बजे के आसपास फैमिली ढाबा के पास एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 5 अभियुक्त शामिल थे अलग अलग भूमिका में। 3 अभियुक्तों ने इसमें बाइक से पीछा करके और ओवरटेक करके इनको रोका और रोक करके इनके पास से जो कलेक्शन का पैसा था वो कुल मिलाकर के 64,400 रुपये इनसे छीन लिए और ये भाग गए थे। इसकी सूचना तत्काल मिलते ही पुलिस ने
तत्परतापूर्वक तुरंत इसमें FIR पंजीकृत किया, नाकेबंदी की, चेकिंग लगाई और SSP जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मड़ियाहू थाना प्रभारी और उनकी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस पूरे अपराध का, इस घटना का अनावरण किया और इस घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से इस घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और जो इसमें 2 मुख्य अभियुक्त थे घटना में लूट कारित करते समय, उनके पास से 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक अन्य अभियुक्त के पास से एक अन्य जिंदा कारतूस, कुल मिलाकर 2 अदद तमंचे और 3 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिलें और लूट का संपूर्ण जो पैसा था 64,400 रुपये, वो पूरा का पूरा पैसा बरामद कर लिया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए इस अभियोग के जो अन्य विधिक कार्यवाही है वो पूरी करके इसका सफल निस्तारण कर दिया जाएगा। ये घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर और 100% रिकवरी करने का जो काम किया गया है अत्यंत सराहनीय है और इसमें इस टीम को पुरस्कार। मिर्जापुर से दिखा रहे हैं जहाँ पर थाना अरौरा पुलिस द्वारा योजना बनाकर युवक की हत्या करने वाले 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही निशानदेही पर आला कत्ल सहित मृतक की मोबाइल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के कुशल पर्यवेक्षक तथा क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना अरौरा पुलिस द्वारा योजना बनाकर युवक की हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया है। क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने, सुनिए। दिनांक 9/6/2022 को थाना अरौरा पर एक सूचना मिली कि गांव अधवार में एक बच्चे की लाश रास्ते में पड़ी हुई। इस सूचना पर थाना अरौरा थानाध्यक्ष, CO ऑपरेशन और खुद मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा मौका मुआयना किया गया और जानकारी करने पर पाया गया कि होरीलाल प्रजापति हैं, ये उनका पुत्र अमित कुमार प्रजापति है। होरीलाल प्रजापति की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 100/2022 धारा 302, 504, 506 पंजीकृत किया गया, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया गया और तीनों ही लोग गांव के रहने वाले थे। बाकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें सामने आई हैं, इसमें एक जो अभियुक्त है संजीव और गोलू सन ऑफ श्रवण कुमार, जो कि गांव का ही रहने वाला है। मृतक की बड़ी बहन से इसकी काफ़ी सारी बात होती थी और अभियुक्त द्वारा उसको मोबाइल बातचीत के लिए दिया गया था और मृतक द्वारा उस मोबाइल को तोड़ दिया गया। तो इसी वजह से वो काफ़ी खुन्नस उससे मानता था, तो उसने अपने दोस्त जो कि बाल अपचारी है उससे रात्रि में 9:30 बजे उसको बुलवाया और दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। वजह क्या है और ये उम्र कितनी है, किस क्लास में पढ़ता है जिसने मारा है? ये पढ़ता नहीं है जिसने मारा है, अपना काम धाम करता है गाँव में। लगभग 19 साल की उम्र है लगभग इसकी और बाकी जो मृतक है उसकी उम्र लगभग 17 साल की है। तो लड़की क्या बाधक था, क्या था सर? ये जो मृतक है जो कि जिससे लड़की से इसके प्रेम संबंध है, उसका सगा भाई है और इस बात का विरोध करता था बातचीत का और इनके बीच संबंध हो, इसी से इसने खुन्नस थी और काफ़ी प्रॉब्लम थी उससे, इसी से इसने पर आपको मिर्जापुर से दिखा रहे हैं जहाँ पर थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न थानों पर आने वाले आमजन की सुनी गई समस्याएं। आपको बता दें, शासन के निर्देशानुसार जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु जनपद के समस्त थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपर जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी सदर के साथ थाना देहात पर आने जाने वाले आमजन की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश दिया गया। इसी क्रम में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना विंध्याचल पर अपर जिलाधिकारी भू राजस्व द्वारा, चील पर उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा थाना कछवा
लालगंज द्वारा थाना हलिया पर नायब तहसीलदार लालगंज द्वारा चुनार, क्षेत्राधिकारी चुनार द्वारा थाना आदलाट, उपजिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी चुनार द्वारा थाना जमालपुर, नायब तहसीलदार अरौरा ग्राम, नायब तहसीलदार मड़ियान, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन द्वारा संबंधित प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष व राजस्व विभाग के कर्मचारी के साथ साथ अपने आमजन की समस्याएं सुनी गई व उसका निस्तारण भी किया गया। वाराणसी से दिखा रहे हैं जहां पर समाधान दिवस के अवसर पर वाराणसी ग्रामीण के समस्त थानों द्वारा जन समस्याओं को सुना गया और उनका निस्तारण किया गया। आपको बता दें, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में माह के द्वितीय शनिवार को जनपद में समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को मौके पर सुनकर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 100% निष्पक्ष निस्तारण का सतत प्रयास किया जा रहा है। साथ ही समस्त जमीनी विवाद को चिन्हित कर राजस्व टीम के साथ समन्वय बनाकर टीम गठित कर समयबद्ध गुणवत्तापूर्वक प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ से, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल द्वारा जन सुनवाई की गई। आपको बता दें, जन सुनवाई में कुल 26 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण हेतु सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहाँ पर एसपी अनुराग आर्य द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 26 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के नरौली स्थित विश्वकर्मा भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज देश में गलत टिप्पणी कर माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उस टिप्पणी की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में अगर सबसे अधिक बेरोजगारी है तो इसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले सालों में भाजपा की सरकार ने आजमगढ़ को उपेक्षित रखा है। यही नहीं, समाजवादियों के द्वारा जिले में विकास कार्यों को भी ठप कर दिया गया है। उन्होंने कहा आजमगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया कि वे एक संघर्षशील मजबूत व्यक्ति की तरह उनके भाई व बेटा बनकर यहाँ पर काम करेंगे। और क्या कुछ कहा धर्मेंद्र यादव सपा प्रत्याशी ने, सुनिए। के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रति हर आम और खास की ये भावना है, सोच है कि आजमगढ़ की तरक्की अगर कहीं से हुई है तो समाजवादी सरकारों में हुई है। आदरणीय नेताजी की सरकार में हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में हुई। चूँकि हम लोग इस समय विपक्ष में हैं तो हम कोई आपसे ऐसे वादे नहीं करेंगे जो पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आजमगढ़ के लोगों की ये जिम्मेदारी जो आजमगढ़ के लोग सौंपेंगे, उनके मान सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान को बढ़ाने में मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखूँगा। चाहे यहाँ के लोगों के जनहित के मुद्दे हों, अभी मैं मिल के आया टेवा के साथियों की समस्या को मैं देख के आ रहा हूँ। शिक्षकों की अलग परेशानियाँ हैं, नौजवान साथियों को अलग बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षाएं टल जा रही हैं, नौजवान ओवर एज हो जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग जो घोषणाएं करते घूम रहे थे कि हर साल हम करोड़ों नौजवानों को रोज़गार देंगे, मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बढ़ी है। इन नौजवानों की जो आवाज़ है, हमारे किसानों की जो दुर्दशा है, हमारे किसानों के हाल क्या, 2022 में आमदनी दूनी होगी। बताओ मेरे पत्रकार साथियों, किसी किसान की आमदनी दूनी हुई हो? मैंने पूछा, जो आदरणीय नेताजी की स्थापित की हुई, आदरणीय अखिलेश यादव की स्थापित की हुई जो सठियाओं की हमारी शुगर मिल है, मुझे जाने का मौका मिला गोपालपुर के और सगड़ी के इलाके। मैंने पूछा क्या है पेमेंट की स्थिति। किसानों ने गन्ना बोना बंद कर दिया है, पेमेंट से इतने आहत हैं। तो ये हालत कर दी है देश के किसानों की, नौजवानों की, समाज की। तो इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोग से मैं अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा, मुझे मौका दें, और जब मौका देंगे तो उनकी आवाज़, उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी और मजबूती के साथ बुलंद करने का काम करूंगा। ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अब तक जनता के बीच आप गए, क्या समस्या थी जनता की? जनता की समस्याएं हैं पिछले 5 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आजमगढ़ जिला पूरी तरह उपेक्षित है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की हुई जितनी योजनाएँ थीं
वो योजनाएं ठप हैं। चाहे आपकी मेडिकल कॉलेज में किस तरह की समस्याएं हैं वो आप वाकिफ़ हैं, चाहे आपका अगर मैं बात करूं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की वो समस्या आपके सामने है। मैंने शुगर मिल की आपसे चर्चा की, लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे। मुझे कल मेहनगर के उस इलाके में जाने का मौका मिला जिसके लिए सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ट्वीट कर रहे थे। मैं उनसे क्या पूछूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अगर वो सड़क टूटी है तो 5 साल से कौन वहाँ पे सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसकी जिम्मेदारी पे टूटी है? 8 साल से केंद्र की सरकार में कौन है जिम्मेदार? इस तरह से हर समस्या की जिम्मेदारी, हर समस्या की जड़ भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है। आजमगढ़ के विधायक क्या कर रहे हैं? और आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों गांवों का भ्रमण करते हुए मिले अपार जन समर्थन से भावुक होते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी हमेशा कहते हैं कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। ऐसा वह क्यों कहते थे, आज पता चल रहा है आपके मिल रहे लाड दुलार और अपार जन समर्थन से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आजमगढ़ ने हमेशा परिवार और समाजवादियों को समर्थन दिया है, अगर जीवन पर्यंत भी यहाँ की सेवा करेंगे तभी भी उस कर्ज की भरपाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ हमेशा प्रदेश और देश को नई दिशा देने का काम किया है। इसी आजमगढ़ की धरती से निकलकर जहां स्वर्गीय बाबू विश्राम राय, स्वर्गीय बाबू झारखंडे राय, स्वर्गीय रामचंद्र यादव ने पूरे देश में समाजवाद की अलग जगाई थी, आज उसी धरती पर चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए सदैव आजमगढ़ की जनता का कर्जदार रहूंगा। आजमगढ़ के तरौलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कूटनीतिक ढंग से भाइयों ने कराया अपनी पत्नी के नाम वसीयत। पीड़ित भाई ने न्याय की लगाई गुहार। आपको बता दें, थाना क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी पीड़ित धर्मवीर पुत्र नीलकू ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसके 2 अन्य भाई भिखारी प्रजापति व त्रिलोकी प्रजापति, जो पिता ननकू का मानसिक संतुलन ठीक न रहने के कारण फायदा उठाते हुए पूरी जायदाद अपने पत्नियों के नाम वसीयत करवा लिए हैं। इस बात की जानकारी जब पीड़ित धर्मदीन को हुई तो उसके होश उड़ गए और गांव में सम्मानित व्यक्तियों को एकत्रित करके अपने भाइयों को बुलाया, परंतु इस पंचायत में भाई भिखारी व त्रिलोकी नहीं आए, जिससे दोनों भाइयों की मनसा ठीक नहीं लग रही थी तथा पीड़ित को इस बात का डर है कि पिता निनकू का दिमागी संतुलन ठीक न होने से ऐसे में पिता के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, जिसके लिए प्रशासन सुरक्षा प्रदान करे तथा न्याय कर दोनों भाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पीड़ित धर्मदीन ने बताया कि मेरे दोनों भाइयों की मनसा ठीक नहीं है तथा पिताजी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, जिसके लिए पीड़ित ने सभी उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं गांव के प्रधान ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि पीड़ित 2 भाइयों नहीं बल्कि 3 भाई हैं। आइए सुनाते हैं पीड़ित धर्मवीर ने क्या कुछ कहा। धर्मदीन लोहरा। दिक्कत ये है कि हम 3 भाई हैं। पहले पिताजी हमारे में रहते थे, हम चले गए दिल्ली मैंने कमाने के लिए, और वो उनकी जो तबीयत ख़राब हुई, हमारे बच्चे पिला रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई हो, भाग गए, उसमें बना पुसला के ले गए। हमारे भाई भिखारी और त्रिलोकी, और जो है अपने, तो उसके बाद ले गए तो हम गए दिल्ली शहर में चले गए और वहाँ सूचना मिला। हम आए घर आए तो हम गए पिताजी से मिलने के लिए, हमें पिताजी इसलिए नहीं दिए और हमें से खदेड़ने मारने के लिए, और फिर हम मतलब क्या आपका हिस्सा नहीं दिए, हमारा हिस्सा नहीं दिए। फिर हम गए तहसीली पे, वहाँ एप्लीकेशन दिए, दीवानी गए आजमगढ़, वहाँ अपना स्टे करवाए, मुकदमा करे, न्याय मिलना चाहिए। भले वो जिलाधिकारी के भी प्रार्थना पत्र दिए हैं? जी साहब। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ, अभी नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं। आपके परिवार? हमारे परिवार हैं 5, 2 हम हैं, 2 हमारे बच्चे, हमारी बहू है, 1 नतनी है। कैसे अपना जीवन अभी आप काट रहे हैं? हिस्सा आपका बेच दिया क्या? नहीं मिला है आपको? नहीं, हिस्सा दिए हैं, मैंने बांट दिए। बांटने के बाद ये जो है अपने नाम से अभी चल ही रहा है खेत बाड़ी, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी चल अचल सब वो लिख दिए हैं अपने 2 बहू। अगर आपकी बहू को, आपकी भाभी को हिस्सा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, हमें मिलेगा, दोनों बहुओं को मिल जाएगा, हमारे बहू को नहीं मिलेगा। हमें न्याय चाहिए।
आजमगढ़ के तरौलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने तरौलिया बाजार में रूट मार्च किया है। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई है और शांति का संदेश दिया। आपको बता दें, बीती शाम थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने नगर पंचायत में रूट मार्च कर लोगों को शांति का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए यूपी पुलिस को अहम निर्देश जारी कर दिया था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज यानी शुक्रवार को पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई, ताकि समय रहते स्थिति पर काबू पाया जा सके। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि जगहों पर भड़की हिंसा को देखते हुए थानाध्यक्ष ने नगर पंचायत में व्यापारियों संग वार्ता करके तथा धर्म गुरुओं से भी वार्ता कर शांति की अपील की। वहीं नगर में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी की गई। साथ ही साथ नगर में संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली गई। इस दौरान सड़क के किनारे खड़ी दोपहिया वाहनों की भी तलाशी ली गई। दौरान नगर वासियों से अपील की गई कि कहीं भी अत्यधिक भीड़ इकट्ठा ना होने दें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का भड़काऊ बयानबाजी ना करें जिससे माहौल खराब हो। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भड़काऊ पोस्ट करेंगे। लोगों से अपील की कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन के लोग हमेशा आपके साथ हैं। वही क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर सख्त निगाह रखें तथा पुलिस प्रशासन को तत्काल किसी भी बात की सूचना दें। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर भैरव धाम प्रबंधन समिति ने क्षेत्रीय पत्रकार व सुरक्षा कर्मियों का सम्मान किया है। बाबा भैरव की तस्वीर व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया है। आपको बता दें, आजमगढ़ जनपद के राजाध्यक्ष की नगरी महाराजगंज में स्थित भैरव धाम परिसर में धाम प्रबंधन समिति के द्वारा क्षेत्रीय पत्रकार एवं सुरक्षा कर्मियों का सम्मान किया गया। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व मौजूदा ग्राम प्रधान राकेश यादव और उनके पति के सदस्यों ने बाबा भैरव की तस्वीर और उनको अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। आपको बता दें, भैरव धाम के गंगा दशहरा के पर्व के अवसर पर 10 दिनों का मेला बड़ी धूमधाम से लगता है और लगभग 5 लाख दर्शनार्थियों बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जिसके मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और यह मेला मीडिया जगत के लिए सुर्खियां बने रहता है, जिसको लेकर प्रबंध समिति सहित सुरक्षाकर्मी और पत्रकार पूरी तत्परता से तैयार रहते हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था और कवरेज को लेकर प्रबंध समिति ने क्षेत्रीय पत्रकार और सुरक्षा कर्मियों का सम्मान किया है। को भदोही से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिला अधिकारी भदोही डॉक्टर नील कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा थाना औराई तथा अपर पुलिस अधीक्षक भदोही श्री राजेश भारती द्वारा तहसीलदार भदोही के साथ राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में थाना सूर्यावा में थाना समाधान दिवस पर फरियादियों को समस्याओं को सुनकर कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया, कुछ के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। साथ ही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा निर्देशित किया गया कि जमीन संबंधित सभी प्रकरणों में पुलिस व राजस्व की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकरण का निस्तारण कराया जाए, जिससे फरियादियों को अलग अलग भटकना न पड़े और प्रकरणों का त्वरित व न्यायपूर्ण निस्तारण हो सके। पुलिस अधीक्षक द्वारा जमीन संबंधित थाना स्तर IGRS सभी माध्यमों से प्रार्थना प्राप्त कर थाना को समाधान दिवस रजिस्टर में अंकित करें व समाधान दिवस पर दोनों पक्षों को बुलवाकर पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा निस्तारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।